ये कहानी है इविक की। इविक यहाँ बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है और कहता है, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। और यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि तुमने 2 साल में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट दी है, हमें उम्मीद है कि तुम ई रैंक टेस्ट को इजीली पास कर जाओगे, लेकिन डर इस बात का है कहीं तुम वेन्यू को ना डिस्ट्रॉय कर दो। बट एक्चुअली वो लोग रिक के ट्रेनर थे। और यहाँ दूसरी तरफ इस एरिया में ये रूल्स चलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने ख्वाबों को पूरा कर सको तो तुम्हें छोटी उम्र से मेहनत करनी होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार नहीं मानते। और एक भी ई रैंक प्रमोशन के लिए यहाँ हंटर एग्ज़ाम देने आया था। और यहाँ ये लड़की जो सभी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम टिकट्स दे रही थी, एक्चुअली वो एविक की जूनियर रह चुकी थी। एविक यहाँ से छोड़ जाता है क्योंकि वो 2 साल से एडवेंचरर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ तक कि अब उसकी एज 32 हो चुकी थी, जो कि एक एडवेंचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा है। और अब ये लड़की एलिसा इविक को ई रैंक एग्ज़ाम का टिकट दे देती है। और इविक का एग्ज़ामिनी नंबर 4242 होता है, जो कि इसके लिए बहुत ही अनलकी नंबर था। और यहाँ बाहर इविक रिनेट से मिलता है, जो कि इसकी पार्टनर रह चुकी थी। और यहाँ एग्ज़ाम सीन में इविक अपनी हाइट मेजर करवाता है, जो कि होती है 174 सेंटीमीटर। और अब हर एग्जामिनी का माना लेवल चेक किया जाता है, तो किसी का D- तो किसी का D+ होता है और किसी का C+। और अब इविक का माना लेवल चेक किया जाता है तो वो होता है F-। और हर कोई इस पर हंसना शुरू कर देता है इसका माना लेवल देखकर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो क्रिस्टल बॉल जिससे माना लेवल चेक हो रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ नेक्स्ट एग्ज़ाम में सबका अटैक पावर चेक होना था, जिसमें एग्जामिनी अपने फुल पावर के साथ अटैक करेंगे और ये ग्रीन स्लाइम किसी भी अटैक को ऑब्जर्व कर सकती है। और तभी इविक को अपने सीनियर ब्रस्टन की बात याद आती है, जिसने कहा था कि चाहे तुम कोई भी वेपन या मैजिक यूज़ कर लो, लेकिन तुम्हारी अटैक पावर तुम्हारी बॉडी पर ही डिपेंड करती है। और इसीलिए ब्रस्टन इविक से डेली 5000 पंचेस मरवाता था इस गोल्डन स्लाइम बैग पर, ताकि इविक स्ट्रॉन्ग बन सके। और अब यहाँ सब लोग इस ग्रीन स्लाइम बैग पर अटैक करते हैं। और यहाँ इनके दरमियान एक 11 साल का बच्चा भी होता है, जो कि डेरिमोइड फैमिली से होता है और इसकी पावर C रैंक एडवेंचर जितनी होती है। और अब वो बच्चा अपने मैजिक पावर से इस ग्रीन स्लाइम बैग पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी उसका अटैक बैग को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। और अब बारी आती है इविक के अटैक की। तो एग्जामिनर उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हारी एज तो वैसे ही 30 से ज़्यादा है, तुम्हें तो हार मान लेनी चाहिए। तो इविक सोचता है, हाँ एज तो मेरी ज़्यादा है, लेकिन मैं इसी एज में एडवेंचरर बनूंगा। तो तब वो ग्रीन स्लाइम बैग पर अटैक करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, यहाँ तक कि पीछे वाली दीवार में भी एक होल कर देता है। और ये देखकर यहाँ सब बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में इविक की पावर देखकर एग्जामिनर डिसाइड करता है कि वो इविक के ऊपर 5th लेवल का मैजिक अटैक यूज़ करेगा। तो वो इविक से कहता है तुम्हें अपना डिफेंस लेवल बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इविक अपना डिफेंस और ऑफेंस लेवल 1 ही यूज़ करता है। और अब एग्जामिनर अपने 5th लेवल के मैजिक शॉक साइक्लर से अटैक करता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस ब्लास्ट के बाद बाहर एक आदमी बहुत ही हैरान था, जो कि फर्स्ट रैंक रॉयल नाइट होता है, जिसका नाम सिल्वेस्टर होता है। इस धमाके को देखकर सिल्वेस्टर यहाँ पर आ जाता है, तो ये लड़की उसे सब बताती है कि एक S रैंक एडवेंचरर ने ग्रीन स्लैम बैग को भी तोड़ दिया है और अब फर्स्ट लेवल मैजिक को यूज़ करके 5th लेवल मैजिक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये सिल्वेस्टर इविक की रिपोर्ट देखता है तो वो बहुत हैरान होता है कि वो 32 साल का है और उसने 14 साल रिसेप्शनर का भी काम किया है। और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में रिटन टेस्ट होता है। प्रीनेट इविक से रिटन टेस्ट के बारे में पूछती है, तो इविक को पूरा यकीन होता है कि वो 100 स्कोर करेगा, लेकिन वो फिर भी परेशान था क्योंकि उसका माना लेवल F- था। तो तभी यहाँ पर ये 11 साल वाला बच्चा आता है। तो इविक कहता है, तुम तो वही बच्चे हो ना जो प्रोडिजी एग्ज़ाम में थे, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम फ्रीड है। तो इविक उससे कहता है, क्या तुम खो गए हो? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूं? और ये सुनकर फ्रीड को तो गुस्सा आ जाता है, तो वो रोने लगता है और कहता है, मैंने अपनी पावर दिखानी थी सबको और तुमने सब खराब कर दिया। तो तभी यहाँ पर फ्रीड की बड़ी सिस्टर एंजेलिका आती है। तो फ्रीड उससे कहता है, ये बूढ़ा आदमी मुझे तंग कर रहा है। तो इविक को गुस्सा आ जाता है कि मैं अभी भी 30 साल का हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। तो एंजेलिका अपना ग्लव उतार कर इविक की तरफ फेंकती है और उसे डुअल फाइट के लिए चैलेंज करती है। तो इविक उसका ग्लव वापस करने के लिए उठाता है, तो रिनेट कहती है, ग्लव उठाने का मतलब है तुमने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया।
और अब ये लोग बैटल ग्राउंड में आ चुके थे। तो एक्चुअली एंजेलिका सेकंड क्लास की रॉयल नाइट होती है और सेकंड क्लास के रॉयल नाइट वी रैंक के एडवेंचरर के बराबर होते हैं। तो एविक थोड़ा सा घबराता है। तो रिनेट उससे कहती है तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए क्योंकि तुम दुनिया की सबसे पावरफुल पार्टी के मेंबर हो, द ऑरिक एल्कम फीस्ट। और अब एंजेलिका अपने मैजिक पावर से फुल स्पीड में अटैक करती है जिससे पीछे का दरवाज़ा ही कट जाता है। तो फ्रीड कहता है देखा बूढ़े आदमी, मेरी लाइट स्पीड एंजेलिका कितनी तेज़ है। और एंजेलिका कहती है ये तो अभी डेमो था, आगे आगे देखो क्या होता है। एंजेलिका अगेन अटैक करती है लेकिन इस दफ़ा वो रिक को बहुत ही स्लो नज़र आ रही थी। तो विक बहुत ही आसानी से पीछे हो जाता है और अटैक को डॉच कर देता है। ये देखकर एंजेलिका बहुत हैरान होती है और कहती है शायद इस अटैक से तुम गलती से बच गए होगे। अब एंजेलिका अगेन अटैक करती है लेकिन वो फिर से इविक को बहुत ही स्लो नज़र आ रही थी। तो इविक सोचता है क्या ये वाकई ही इतनी स्लो है या शायद मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। लेकिन इस दफ़ा एंजेलिका का पैर पत्थर से टकराता है और वो स्पीड से नीचे गिर जाती है और उसका अटैक भी घूमते हुए बहुत तेज़ हो जाता है। तो इविक बहुत मुश्किल से उसके अटैक से बचता है और सोचता है शायद ये इसकी कोई प्लानिंग होगी। तो इस बार एंजेलिका अपनी स्पेशल पावर यूज़ करती है जो कि वो सिर्फ 3 दफ़ा ही कर सकती है। तो वो इविक पर अटैक करती है लेकिन इविक को इस बार भी वो स्लो ही नज़र आ रही थी। वो तीनों अटैक यूज़ करके इविक पर अटैक करती है लेकिन वो तीनों दफ़ा बच जाता है। एंजेलिका फिर से पत्थर से टकराकर ज़मीन पर गिर जाती है। तो अब इविक अपना अटैक करता है, वो ज़मीन पर ज़ोर से पंच मारता है और ज़मीन में एक गड्ढा ही खोद देता है और एंजेलिका उड़ के दूर गिरती है। एंजेलिका बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी तो वो इविक से उसका माना लेवल पूछती है तो वो बताता है F-। लेकिन एंजेलिका को ये झूठ लग रहा होता है। तो तभी एंजेलिका डर के मारे सरेंडर कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर रियनाइट इविक को बताती है कि तुम्हारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। मास्टर ब्राउस्टन और सब सीनियर्स को तुम्हारे रिज़ल्ट की बहुत फ़िक्र है, इसलिए वो सब तुम्हारा रिज़ल्ट देखने आ रहे हैं। अब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में थोड़ी ही देर बाकी थी। तो एलिसा कहती है अगर तुम्हारे एग्ज़ाम टिकट में माना ब्लू कलर का शो हुआ तो इसका मतलब तुम पास हो गए हो और जो पास हो जाएगा उन्हें कल नेक्स्ट स्टेज मॉक बैटल के लिए भेजा जाएगा। और इविक बहुत ही ज़्यादा परेशान था एग्ज़ाम रिज़ल्ट के लिए। तो रियनेट उसे मोटिवेट करती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। और तभी एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ जाता है और इविक के एग्ज़ाम टिकट ब्लू शो होती है जिसका मतलब कि वो पास हो गया है। और अब बाहर इन्हें डेरीमोइड फैमिली का एल्डेस्ट सन मिलता है जिसका नाम रेस्टर था। और अब रेस्टर रियनेट को प्रपोज करता है तो इविक दरमियान में आ जाता है और आके कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। रेस्टर इविक का एग्ज़ाम टिकट देखकर कहता है तुम 30 साल से ज़्यादा हो गए और तुम अभी ई रैंक के एग्ज़ाम पे हो। मैंने तो 14 साल की उम्र में अपना ई रैंक का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और अब मैं ए रैंक पर हूँ और मैं ई रैंक एग्ज़ाम का एग्ज़ामिनर हूँ अब। रेस्टर फिर से रिनेट को प्रपोज करता है लेकिन वो इविक का हाथ पकड़कर कहती है मैं इसके साथ हूँ। तो रेस्टर इविक से कहता है अगर मैं तुम्हारा एग्ज़ामिनर बन गया तो मैं तुम्हें तब बताऊँगा कि हम दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। तो इविक रिनेट से कहता है सॉरी मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बोला। तो वो कहती है कोई बात नहीं। और अब इस तरफ फ्रीड और एंजेलिका रोते हुए रेस्टर के पास आते हैं और वो अपने बड़े भाई को बताते हैं कि कैसे उन्हें इविक ने तंग किया। तो ये सुनकर रेस्टर को गुस्सा आ जाता है कि उसने डेरीमोइड फैमिली मेम्बर्स को रुलाया और वो इविक से बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है। अब नेक्स्ट डे इविक एग्ज़ाम के लिए जा रहा होता है तो यहाँ एक आदमी आता है जो कि उसे कहता है मेरा नाम लिनिक्स लेरोट है और मैं तुम्हारे सेकंड राउंड का एग्ज़ामिनर हूँ। लिनिक्स हैरान होता है कि इविक 32 साल का है तो उसे कहता है मैंने 24 साल की उम्र में ई रैंक का टेस्ट पास किया था और अब मैं बी रैंक पर हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे को मोटिवेशन देते हैं। लेकिन यहाँ रेस्टर छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता है। तो जैसे ही लिनिक्स वहाँ से जाने लगता है तो रेस्टर उसे पकड़ लेता है। और अब इस तरफ इविक को बताया जाता है कि लिनिक्स की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और अब इनका एग्ज़ामिनर रेस्टर है। और अब इरिक को पता चलता है कि रेस्टर ने 17 साल की उम्र में ए रैंक हासिल कर लिया था और उसे मैन ऑफ 1000 स्पेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इविक ये सुनकर बहुत डर जाता है। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगता है तो इविक बहुत ही परेशान था कि उसका सामना ए रैंक के बंदे से होने वाला है जो 1000 स्पेल जानता है और अगर वो हार गया तो उसकी ट्रेनिंग ट्रिपल हो जाएगी। तो रिनेट उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम कर लोगे।
और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि इविक को कहता है, मैं तुम्हारा फॉर्चून बता सकता हूँ अगर तुम इस चेयर पर बैठोगे। जैसे ही इविक उस चेयर पर बैठता है तो वो लड़का उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और वो लड़का कोई और नहीं, फ्रीड ही था। इविक को गायब देखकर रिनेट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ्रीड कर पकड़कर उसकी आई लैशेस ही काट देती है और उसे कहती है, मुझे बताओ कि इविक कहाँ है। तो फ्रीड कहता है, मैं 100 मीटर्स तक ही टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, इविक यहाँ आसपास ही कहीं होगा। और इविक टेलीपोर्ट होकर यहाँ पीछे वाले इलाके में आ जाता है और तभी वहाँ पर डेरिमोइड फैमिली के बहुत सारे एलाइट गार्ड आके इविक को घेरते हैं ताकि वो एग्ज़ाम ना दे सके। और ये सारे गार्ड बी रैंक के थे और कुछ तो ए रैंक के भी थे। इविक डर रहा होता है और तभी वहाँ पर इविक के सीनियर मेंबर्स आ जाते हैं। तो ब्रस्टन इविक से पूछते हैं, क्या तुमने एग्ज़ाम नहीं देना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इविक कहता है, ये सारे मेरी हेल्प कर रहे हैं एग्ज़ाम से पहले वार्म अप करने के लिए। तो ब्रस्टन कहता है, अच्छा तो क्या मैं मदद कर सकता हूँ। तो तभी इविक उन गार्ड्स के लीडर से कहता है, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो अपने बंदे से कहो कि वो पीछे रहें, तुम लोग ख़तरे में हो। लेकिन कोई भी इविक की बात नहीं मानता और तभी वो एलाइट गार्ड ब्रस्टन पर अटैक करता है, लेकिन उसका ज़ोर्ड ब्रस्टन पर लगते ही टूट जाता है और फिर वो अपने हाथ से ब्रस्टन पर अटैक करता है। तो ब्रस्टन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देते हैं और उसके हाथ को हील करके सही से अटैक करने के बारे में बताते हैं। ब्रस्टन एक ऑर्क होता है और उसे बात करता देखकर इनका लीडर समझ जाता है कि ये कोई आम ग्रुप नहीं है और तब इविक का दूसरा सीनियर अपनी गन निकाल कर इन पर शूट करना शुरू कर देता है और तभी एक गार्ड एलिस्ट्रेट को पकड़ लेता है और धमकियां देने लगता है। तो जैसे ही वो एलिट गार्ड एलिस्ट्रेट को मारने लगता है तो वो फ़ौरन अपना मैजिक यूज़ करती है और सबको जला देती है, क्योंकि एक्चुअली एलिस्ट्रेट एक वेम्पायर मेज़ होती है जो कि 10 साल की उम्र में ही एक स्ट्रॉन्ग मेज़ बन गई थी, जिसे डेमन चाइल्ड ऑफ रोय भी कहा जाता है। और उनके इस पार्टनर का नाम मिजेड था, जो कि एक हाफ ड्राफ और हाफ एल्फ होता है। इसकी एज 50 अबव थी और ये दुनिया का सबसे बेस्ट हथियार बना सकता था। और ब्रस्टन एक ऑर्क होता है लेकिन फिर भी बहुत इंटेलिजेंट होता है और ये सभी तरह का मैजिक यूज़ कर सकता है। ये तीनों मेंबर्स एस रैंक के एडवेंचरर हैं और इनकी पार्टी में एक और भी मेंबर है और एक एल्कम फीस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है। और यहाँ इनकी पावर देखकर एलाइट गार्ड का लीडर रिटायरमेंट ले लेता है और बाकी सभी गार्ड स्ट्रेट के हाथों मारे जाते हैं। और अब इस तरफ रिक वापस आता है तो फ्रेड रिक को सही सलामत देखकर बहुत शॉक्ड होता है और रीनेट उसे उठा के दीवार में फेंकती है। अब इविक टेस्ट के लिए जाने लगता है तो यहाँ पर लिनक्स आ जाता है और वो उसे बताता है कि रेस्टोरेंट ने इससे पूछा था कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है। तो वो उसे बताता है कि मैं अपने गांव में एक स्कूल बनाना चाहता हूँ जिसे सब बच्चे पढ़कर एडवेंचरर बन सकें। तो रेस्टर कहता है 3rd क्लास स्कूल से पढ़कर 3rd क्लास एडवेंचर ही बनेंगे। फिर वो उसे वहाँ बांध कर चला जाता है। लिनक्स कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है अब मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता, तुम्हें भी एग्ज़ाम से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। ये सुनकर विक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एग्ज़ाम के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ रेस्टर का एक गार्ड आके इसे बताता है इविक सही सलामत बच गया। तो रेस्टर कहता है, मुझे तो लगा था ये आज डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। अब रेस्टर यहाँ सब कैंडिडेट्स पर अटैक कर रहा होता है और यहाँ ये लड़का एडोल्फ एग्ज़ाम को बहुत गौर से देख रहा था। एडोल्फ की एक एबिलिटी थी जिसे वो यूज़ करके किसी के भी पावर लेवल चेक कर सकता था। तो रेस्टर का पावर लेवल देखता है और कहता है ये ज़रूर एक ए रैंकर है। और फिर एडोल्फ इविक की पावर लेवल मेजर करने लगता है। तो वो जैसे ही इविक पर अपनी एबिलिटी यूज़ करता है तो उसकी आंख जलने लगती है क्योंकि इविक की पावर लेवल बहुत ज़्यादा है। और यहाँ एलिसा भी आती है इविक का एग्ज़ाम देखने के लिए और वो रिनेट से मिलती है। रिनेट एलिसा को अपनी पार्टी के साथ बैठकर एग्ज़ाम देखने के लिए ले जाती है। और अब इविक ग्राउंड में आता है। ब्रस्टन रिनेट से पूछता है, क्या इविक ये एग्ज़ाम पास कर पाएगा। तो रिनेट कहती है, हाँ बहुत आसानी से। और यहाँ एंजेलिका और फ्रेड भी आए थे और फ्रेड की हालत बहुत ख़राब थी। और अब रेस्टर इविक से कहता है कि तुम मेरे एलिट गार्ड से तो बच गए, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम मुझसे नहीं बचोगे। तो इविक उससे पूछता है, तुम एडवेंचरर क्यों बनना चाहते थे। तो वो कहता है, क्योंकि मैं टैलेंटेड था और अगर मैं एक हाई रैंकर एडवेंचरर बन गया तो मेरी फैमिली का नाम रोशन होना था। बट अब मैं बहुत बोर हो चुका हूँ इन सब से और मैं बहुत जल्दी ये सब छोड़ने वाला हूँ। तो इविक कहता है, ठीक है, मैं भी तुम जैसे लूज़र से हारने वाला नहीं हूँ। और अब रेस्टर अपना लेवल 1 नेचर का मैजिक यूज़ करता है और आइस स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन इविक हिले बगैर ही उस अटैक को डॉज कर देता है। इविक खुद को काम रखता है और उसके मैजिक पर फोकस करता है। अब रेस्टर 3rd लेवल नेचर मैजिक यूज़ करता है, फ्लेम इल्यूमिनाटी,
लेकिन इविक पर तो इस अटैक का भी कोई असर नहीं होता और एलिसा ये देखकर बहुत हैरान होती है। तो ब्रस्टर उनसे कहते हैं इविक ने 30 साल की एज से स्टार्ट लिया, इसलिए उसका माना लेवल कैपेसिटी थोड़ा कम है, लेकिन हमने उसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब रेस्टर इविक पर 4th लेवल का नेचर मैजिक यूज़ करता है, लेकिन इविक उसे भी इजीली डॉज कर देता है। तो ब्रस्टन एलिसा को बताते हैं कि मेजेट ने रिक को मैजिक पावर सिखाई है और रिनेट ने इविक को बॉडी कंट्रोल करने के लिए ट्रेन किया है और अब वो हमारे जैसा एस-रैंक एडवेंचरर बन चुका है। और अब रेस्टर अपनी मैजिक पावर यूज़ करता है और इविक पर रॉक्स से अटैक करता है और फिर उसे 2 बड़े रॉक्स में फंसा देता है। एंजेलिका और फ्रीड ये देखकर बहुत खुश होते हैं और रेस्टर कहता है काम ख़त्म, लेकिन इविक अपने हाथों से दोनों रॉक्स को साइड पर करता है और खुद को बचा लेता है। और अब रेस्टर अपनी स्पेशल एबिलिटी फोर्सफुल फीस्ट कोऑर्डिनेट यूज़ करता है, लेकिन इविक भी उसके अटैक को पंच करके ब्लॉक कर देता है। तो इविक को समझ आ जाती है कि ये सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से ही उछल रहा है, इसने कभी भी अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं किया। तो इविक कहता है इससे तो मैं कभी नहीं हार सकता। और अब रेस्टर अपना कंप्लीट मैजिक फ्लेम यूज़ करके इविक पर अटैक करता है, लेकिन इविक अपने एक ही हाथ से उस अटैक को डॉज कर देता है। अब रेस्टर स्पीड में इविक पर अटैक करने लगता है, लेकिन इविक जैसे ही उसे पंच करता है तो वो अपने आप को आयरन का बना लेता है और उस अटैक से बच जाता है। रेस्टर इविक की पावर को एक्नॉलेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये इत्तेफाक ही लग रहा होता है। तो इविक कहता है ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा मैजिक नहीं है, ये सिर्फ मेरा बॉडी कंट्रोल है। तो रेस्टर कहता है कोई भी इंसान 2 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। इविक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं तब तक उस कुएं से बाहर नहीं आया जब तक मैंने उस मॉन्स्टर को मार नहीं लिया। मैं उस रास्ते पर भी दौड़ा जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोयर थे और मैं मॉन्स्टर कैप्चर फील्ड में तब तक तैरता रहा जब तक मेरा दम नहीं घुट गया। ये सब सुनकर एलिसा बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है ये सब करने से तो इविक कब का मर जाता। तो ब्रस्टन कहता है हाँ वो कई दफ़ा मर गया था, लेकिन मेरे हीलिंग पावर की वजह से वो दोबारा सही हो जाता था। और अब रेस्टर कहता है चलो मैं मान लेता हूँ तुमने बहुत हार्ड वर्किंग की है, लेकिन इसके पीछे की मोटिवेशन क्या थी। तो वो कहता है मैं बस इसलिए स्ट्रॉन्ग बना ताकि मैं ग्रेट एडवेंचरर बन सकूं और दुनिया के सबसे बड़े मॉन्स्टर काइजर एल्सरफील्ड को मार सकूं। ये सुनकर एलिसा बहुत हैरान होती है और वो कहती है ये वही अल्टीवेट मॉन्स्टर है ना जो लेजेंड्स ऑफ यूरो या माटो में अपेयर हुआ था। रेस्टर कहता है हमारा एक ही गोल है, उस मॉन्स्टर को हराना। तो रेस्टर कहता है ये सब सिर्फ एक कहानी है, काइजर एल्सरफील्ड मॉन्स्टर कुछ भी नहीं होता। तो एविक कहता है तुम नहीं समझोगे, वैसे भी तुमने करना ही क्या है। और अब रेस्टर लेवल 7 का नेचर मैजिक यूज़ करता है और तभी ज़मीन से रूट्स निकलकर इविक को पकड़ लेती हैं। उसके बाद रेस्टर लेवल 8 का नेचर मैजिक यूज़ करता है जो कि बहुत ही रेयर और पावरफुल था और इस मैजिक से ज़मीन से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं और मिलकर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना देती हैं जो कि रेस्टर के कंट्रोल में था। और ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर इविक पहली बार अपना फर्स्ट नेचर ऑफ मैजिक यूज़ करता है और रेस्टर हंसते हुए कहता है इससे मेरा क्या ही होगा। तो इविक कहता है मैंने इससे ही तुम्हें हराना है। अब रेस्टर अपनी फुल पावर यूज़ करके उसे एक गॉड इम्पैक्ट पंच मारता है और इविक भी अपना फर्स्ट मैजिक एयर शॉट यूज़ करता है। दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन इविक के पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो मॉन्स्टर की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रेस्टर दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ इविक ने यह बैटल भी जीत ली थी। अब रिक के पार्टी मेंबर उसे मुबारकबाद देते हैं और इविक भी उन्हें थैंक यू कहता है कि उन्होंने उसे इतना अच्छा ट्रेन किया। और तभी वहाँ पर रेस्टर आ जाता है और उसकी हालत भी ख़राब होती है। तो इविक उसे कहता है अब तुम्हें समझ आया तुम मेरे जैसे 3rd क्लास से कैसे हार गए। मैं ज़्यादा स्किल्स तो नहीं जानता, लेकिन मैं जितना भी जानता हूँ मैंने उन्हें अच्छे से पॉलिश किया हुआ है। तुम्हें भी अपनी स्किल्स को पॉलिश करने पे फोकस करना चाहिए। अब रेस्टर वहाँ से जाने लगता है तो इविक से कहता है तुम्हारा अगला प्रमोशन एग्ज़ाम मैं ही लूँगा और तब मैं तुम्हें हरा दूँगा। लेकिन एंजेलिका इविक की पावर को रिस्पेक्ट देती है और उससे माफ़ी मांगती है और फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब ई रैंक टेस्ट का रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था, लेकिन इविक रिज़ल्ट को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं था क्योंकि वो पहले ही बहुत हार्ड वर्क कर चुका है। अब मज़ीद क्या ही होगा। अब इविक अपने पास्ट के बारे में सोचता है तो वो बचपन से एक एडवेंचरर बनना चाहता था और उस मॉन्स्टर को मारना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि एक एडवेंचर की लाइफ बहुत टफ होती है। इविक के डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके अंदर एक हिडन स्किल मौजूद है जो कि सही टाइम आने पे ही एक्टिवेट होगी। तो इविक माउंटेन की तरफ भागता है और कहता है मैं एक दिन एडवेंचरर ज़रूर बनूंगा। और अब इविक के क्लासमेट्स उससे रोज़ उसकी स्किल्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो रोज़ यही कहता है कि टाइम लगेगा। और देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है, लेकिन इसकी स्किल्स एक्टिवेट नहीं होती।
एरिक फिर भी वेट करता है, यहाँ तक कि अब वो बड़ा हो चुका था, लेकिन अब वो थक चुका था। और एक दिन वो रिसेप्शनर की जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके फादर उससे कहते हैं, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है, तुम्हें ये ज़रूर करनी चाहिए। एरिक दिल लगाकर अपनी जॉब करता है और कभी कभी जंगल में जाकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो अभी तक इस कोशिश में नाकाम था। और यहाँ अपनी जॉब पर एरिक एक दिन एक बी रैंकर एडवेंचरर से मिलता है। तो वो उसे देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और बाद में सोचता है कि मैं 14 ईयर्स से एक ही काम कर रहा हूँ, काश मैं भी एक एडवेंचरर बन पाता। और तभी एरिक को एक चीख की आवाज़ आती है, तो वो भागता है और यहाँ उसे एक मॉन्स्टर नज़र आता है और एक लड़की भी। एरिक उस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खुद की हालत ख़राब थी मॉन्स्टर को देख के। तो तभी वो लड़की सामने आती है और अपनी मैजिक पावर का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को मार देती है। और वो लड़की रियनेट थी, जिससे एरिक पहली दफ़ा मिला था। तो रियनेट उसे बताती है कि मैं एक एस रैंकर एडवेंचरर हूँ। तो एरिक सोचता है कि मैंने तो सुना था एस रैंकर एडवेंचरर को सीधा हेड क्वार्टर ऑर्डर देते हैं और इसकी कोई भी रजिस्ट्री नहीं होती। तो रिक रिनेट से कहता है, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर तुम हंसो ना तो पूछ लूँ। तो रिनेट कहती है, मुझे हंसे हुए 9 साल हो चुके हैं, जब मैं 8 साल की थी तो पहली बार हंसी थी। फिर एरिक रिनेट को बताता है कि वो एक एडवेंचरर बनकर काइजर एल्सरफील्ड को मारना चाहता है, लेकिन उसकी एज 30 साल हो चुकी है, तो क्या अब ये पॉसिबल है। तो रिनेट कहती है, एडवेंचरर बनने के लिए करेज का होना ज़रूरी है। करेज तो तुम में है, लेकिन इस एज में माना कैपेसिटी बढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक एडवेंचरर बनने के लिए माना कैपेसिटी का हाई होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो। ये सुनकर एरिक सैड हो जाता है और कहता है, शायद मुझे अब ये ड्रीम छोड़ ही देना चाहिए। नेक्स्ट डे एरिक बहुत खुश था, क्योंकि वो आज शाम रिनेट को मिलने जा रहा होता है। और शाम को रिक रिनेट से मिलने जा रहा होता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि सिटी में बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। एरिक रिनेट को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है, तो वो अकेले ही काफ़ी मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है। रिनेट एरिक को दूर रहने को कहती है और अपनी नीडल से इन सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। और ये देखकर एरिक तो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। और तभी रिनेट को यहाँ पर अजीब सी माना एनर्जी फील होती है, जैसे कि यहाँ कोई ड्रैगन हो। तो रिनेट बहुत घबरा जाती है और तभी यहाँ पर मॉन्स्टर्स आके अटैक कर देते हैं। और तभी यहाँ ये बी रैंकर एडवेंचर आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। तो रिनेट एरिक से कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है। तो एरिक कहता है, नहीं, ये बी रैंकर एडवेंचर संभाल लेंगे। तो रिनेट कहती है, नहीं, वो ड्रैगन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लोग उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। और तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। और ये ड्रैगन जैसे ही एक एडवेंचरर को देखता है तो वो डर के मारे उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, और उसके चिल्लाने से सब लोग नीचे गिर जाते हैं। अब वो सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ड्रैगन अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। उसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। और अब एरिक उस ड्रैगन के सामने आता है और एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसे मारता है। और फिर बाकी एडवेंचरर्स भी उसके साथ मिलकर हमला करते हैं, लेकिन उस ड्रैगन पर किसी के अटैक का कोई असर नहीं होता। अब वो ड्रैगन सबके ऊपर अपने मुंह से आग फेंकता है, लेकिन ये बी रैंकर एडवेंचर अपनी पावर यूज़ करके सबकी बॉडी को स्टील का बना देते हैं। लेकिन उसकी अटैक पावर इतनी ज़्यादा थी कि ये सब दूर जाके गिरते हैं और सबकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और तभी एरिक उठता है और उस ड्रैगन के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और वो ड्रैगन उस पर अटैक करता है और उसे अपने पैर के नीचे ही कुचल देता है। और सब सोचते हैं एरिक का तो दी एंड फिनिश। लेकिन एरिक की हाइडन पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने एक हाथ से ड्रैगन के पैर को उठाता है, और अब एरिक की बॉडी से ऑरा रिलीज होता है, जिसे देखकर सारे बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। एरिक खुश होता है और बोलता है, फाइनली आई डिड इट। अब वो ड्रैगन एरिक पर अटैक करता है, लेकिन एरिक अपने एक हाथ से उस अटैक को डॉज कर देता है। अब एरिक अपनी पावर यूज़ करके उस ड्रैगन पर अटैक करता है, जिसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है, और इस अटैक से वो ड्रैगन मर जाता है। और उसके बाद एरिक भी बेहोश हो जाता है। अब एरिक की आंख खुलती है और वो हॉस्पिटल में होता है। तो वो रिनेट से पूछता है कि मैं कितनी देर से बेहोश था। तो वो कहती है 1 वीक से। तो एरिक कहता है, क्या तुम 1 वीक से मेरे साथ हो? तो वो कहती है हाँ। और फिर वो कहती है, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें अपनी पार्टी में इनवाइट करूं, जिसका नाम है द ऑरिक एल्कम फीस्ट। तो एरिक बहुत हैरान होता है। रिनेट उसे बताती है कि हमारी पार्टी का भी एक ही मकसद है कि काइजर एल्सरफील्ड को मारना। तुम बहुत ही करेज वाले पर्सन हो, अगर तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करते हो तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ये सुनकर एरिक बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है, क्या मैं एडवेंचरर बन सकता हूँ? इतने सालों बाद मेरा ये ख्वाब पूरा होगा। तो रिनेट कहती है, हाँ ज़रूर।
और अब यहाँ प्रेजेंट सीन में ई रैंक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस होता है और सबके साथ साथ एरिक भी इस एग्ज़ाम में पास हो जाता है और एरिक को ई रैंक एडवेंचर का मेडल भी मिलता है। तो वो कहता है फाइनली आई डिड इट। अब लिनक्स एक फॉरेस्ट में फिर रहा होता है तो वो अपना पास्ट सोचता है। एग्ज़ाम में पास होने के बाद एरिक लिनक्स से मिलने जाता है तो लिनक्स उसे कंग्रेचुलेशंस कहता है कि वो एग्ज़ाम में पास हो गया और लिनक्स कहता है इसी खुशी में पार्टी तो बनती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। और एरिक ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। और अब यहाँ प्रेजेंट सीन में लिनक्स एरिक का घर ढूंढ रहा होता है। एरिक ने लिनक्स से कहा था कि वो अपनी शील्ड पहन कर आए तो लिनक्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा था। और अब लिनक्स एरिक के एड्रेस पर पहुंच गया था जो कि एक डिमन लॉर्ड कैसल था और तभी एरिक आके लिनक्स को वेलकम करता है और अंदर लेके जाता है और ये कैसल बहुत ही प्यारा था और बहुत बड़ा। तो लिनक्स एरिक से कहता है यहाँ मुझे कोई मॉन्स्टर तो नज़र नहीं आए तो फिर तुमने मुझे शील्ड पहन के आने को क्यों कहा था। तो एरिक कहता है ताकि तुम सही सलामत वापस जा सको। अब कैसल के अंदर रीनेट लिनक्स को वेलकम कहती है और तभी वहाँ एलिक्सरेट आ जाती है और तभी एलिक्सरेट लेवल 6 का मैजिक अटैक कर देती है लिनक्स पर, लेकिन एविक उसे बचा लेता है और फिर एविक एलिक्सरेट पर गुस्सा करता है और अब लिनक्स अपने रूम में चला जाता है। तो वो रूम से देखता है कि मिजेट बाहर अपने वेपन्स ट्राई कर रहा होता है तो लिनक्स उससे मिलने के लिए चला जाता है और मिजेट अपने वेपन को ट्राई करने के लिए लिनक्स की हेल्प लेता है और लिनक्स जैसे ही शूट करता है तो वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लिनक्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कौन सी जगह है। और अब लिनक्स को आर्क ब्रस्टर नज़र आता है जो कि लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा होता है। लिनक्स लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है तो ब्रस्टन उससे कहता है कि ये लाइब्रेरी मेरा रूम है जहाँ मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। और ब्रस्टन कहता है जब से मैंने एरिक को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है तब से थोड़ा कम टाइम मिलता है बुक्स पढ़ने के लिए। और लिनक्स को जैसे ही पता चलता है कि ब्रस्टन ने एरिक को ट्रेन किया है तो लिनक्स ब्रस्टन से कहता है कि वो उसे भी ट्रेन करे। उसकी आंखों में मोटिवेशन देख के ब्रस्टन मान जाता है उसे ट्रेन करने के लिए। और अब इस तरफ में जेड एरिक को बताता है कि ब्रस्टन लिनक्स को ट्रेन करने के लिए माउंटेन्स में ले गया है और एरिक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये सुन के। और इधर ब्रस्टन लिनक्स के पैरों में 2 बड़ी बॉल्स बांधकर इसे माउंटेन्स से धक्का दे देता है। लिनक्स को तो लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है जिससे वो बच जाता है और उस मॉन्स्टर को रिनेट लेके जा रही थी खाना खिलाने के लिए। रिनेट लिनक्स से कहती है एरिक काफ़ी दफ़ा मर चुका है इस ट्रेनिंग की वजह से और ये सुनकर लिनक्स और शॉक्ड हो जाता है। और अब ब्रस्टन आके लिनक्स को खींचते हुए यहाँ से ले जाता है। और अब शाम को इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद लिनक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एरिक भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। लिनक्स कहता है मुझे ब्रस्टन ने कहा था वो इजी ट्रेनिंग देगा, तो एरिक कहता है इन तीनों की बातों पर कभी यकीन ना करना। और अब खाने की टेबल पर लिनक्स ब्रस्टन से पूछता है क्या एरिक के पास कोई इनहेरेंट पावर है। तो ब्रस्टन कहता है एरिक अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये कुछ ही कंडीशंस में एक्टिवेट होती है। एरिक की स्किल बिना वेपन ही बहुत पावरफुल है, अगर उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है तो वो हमें भी पीछे छोड़ देगा। लिनक्स एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, इसीलिए ब्रस्टन उससे मैजिकल स्टोन 6 ज्वेल्स के बारे में पूछता है। तो लिनक्स कहता है इस मैजिक स्टोन का यूज़ करके स्पाइरर और इजन का गेट खोला जा सकता है जहाँ पर काइजर एल्सर फील्ड है। जेड कहता है 6 ज्वेल्स 2 साल में एक ही बार एक्टिवेट होता है और इस साल वो होगा। 6 ज्वेल से एक स्ट्रॉन्ग माना निकलता है जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। लिनक्स कहता है मैंने तो ये सब कहानियों में ही सुना है, लेकिन फिर भी मैं वापस जाकर अपनी सीक्रेट एजेंसी से बात करूंगा और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अब एरिक लिनक्स से कहता है मैं तो रिनेट को अप्रोच ही नहीं कर पा रहा, वो तो हर चीज़ में परफेक्ट है, तुम ही मेरी हेल्प करो ना। और अब नेक्स्ट डे ब्रस्टन, एलिस्ट्रेट और एरिक यहाँ गिल्ड ऑफिस एक नया मिशन लेने के लिए आते हैं जिसकी डिफ़िकल्टी 82 थी, तो वो मैनेजर इन्हें वो मिशन देने से मना कर देता है क्योंकि ये मिशन बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और यहाँ एक और लड़की थी जिसका नाम था रे, वो भी मिशंस में जाना चाहती है लेकिन उसे यहाँ सिर्फ सफाई के लिए रखा गया था। इस मिशन के लिए 4 लोग रिक्वायर्ड थे जिसमें एटलीस्ट 2 तो ए रैंक के होने चाहिए थे, लेकिन ये 3 लोग थे तो मैनेजर रे को इनकी टीम के साथ भेज देता है क्योंकि वो भी तो एक मिशन पर जाना चाहती थी। और अब ये चारों लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। तो रे एविक से पूछती है हम लोग यहाँ करने क्या आए हैं। तो एविक कहता है हम यहाँ पर एक मैजिकल स्टोन ढूंढने आए हैं, ये क्रिस्टल डेंजरस होते हैं जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम उन्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। रे बताती है कि वो एक एफ रैंक एडवेंचरर है और फिर एविक उसे बताता है कि वो ई रैंक एडवेंचरर है, तो रे उसे बहुत ही वीक समझ रही होती है और आगे जाके इन लोगों को माना एनर्जी नज़र आती है। लेकिन यहाँ इन्हें एक ड्रैगन नज़र आता है और ब्रस्टन उस ड्रैगन को एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और ये देखकर रे बहुत डर जाती है।
तो एरिक रे को लेकर दूसरी तरफ आ जाता है और तभी वहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं और ब्रस्टन और एलिस्ट्रेट एक एक करके सारे ड्रैगन्स को मार रहे होते हैं। लेकिन तभी एक रेड ड्रैगन रे और एरिक की तरफ आ जाता है। एरिक रे से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। तो रे कहती है इसे तो ए रैंक वाला भी ना मार पाए तो तुम ई रैंक वाले क्या ही कर लोगे। लेकिन तभी एरिक उस ड्रैगन को एक पंच मारता है और उसकी गर्दन ही उड़ जाती है और रे ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। अब नेक्स्ट डे रे फिर से वहाँ सफाई कर रही होती है तो उसका मैनेजर आके कहता है शुक्र है कि तुम सही सलामत बचाई हो। लेकिन रे अभी भी कल के इंसिडेंट्स के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी और रे सोचती है कि ड्रैगन को मारने के बाद एरिक और उसकी टीम वाले इसे खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं और रे के लिए ये सब बहुत नया था। रे का मैनेजर उसे बताता है कि ये सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये सब एस रैंक एडवेंचरर हैं। तो रे भी अपना काम छोड़ती है और एक एस रैंक एडवेंचरर बनने का सोच लेती है। और अब इस तरफ एरिक और उसकी पार्टी को ड्रैगन के घोंसले से ये रेड स्टोन मिल चुका था। अगर हम इस स्टोन के माना को ट्रेस करें तो हम बाकी के 5 स्टोन्स तक भी पहुंच सकते हैं। और अब मेजेट अपने मैजिक का यूज़ करके बाकी के स्टोन्स का पता लगवाता है तो वो मैजिक स्टोन हीराटोपिया नामी जगह पर होता है और वो जगह लड़ाई वाले स्पोर्ट के लिए फेमस होती है। अब ये तीनों दूसरा मैजिक बॉल ढूंढने के लिए इराकटोपिया कंट्री आए थे। यहाँ ये लोग एक आदमी से इस टाउन हॉल के बारे में पूछने लगते हैं लेकिन वो ब्रस्टन को देख के डर के भाग जाता है और इधर इन्हें एक लड़का और लड़की नजर आते हैं जिनका नाम मिलिसिया और गोल्ड था। गोल्ड मिलिसिया को तंग कर रहा होता है तो ब्रस्टन सामने आता है तो गोल्ड उसे कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है, तुम चलो साइड में, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और ब्रस्टन और वो एक रूम में चले जाते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो गोल्ड की हालत बहुत ही ख़राब थी। अब एरिक गोल्ड और मिलिसिया को रेड मैजिक बॉल दिखाता है और उनसे पूछता है क्या तुम लोगों ने ऐसी बॉल को यहाँ पर देखी है। तो वो लोग कहते हैं हमने ऐसी बॉल कहीं देखी तो है लेकिन हमें याद नहीं आ रहा। और अब यहाँ से एक परेड निकलती है जो कि इस साल के फीस्ट किंग टूर्नामेंट की होती है। इस परेड में टूर्नामेंट का एक बंदा था जिसका नाम कैरिविन और वुल्फ था जो कि 3 साल से यहाँ का 5 टाइम चैम्पियन था। कैरिविन के पास एक चैंपियन बेल्ट होता है जिसमें एक बॉल लगी होती है और ये वही बॉल थी जिसे विक और उसकी टीम ढूंढ रहे थे। अब कैरिविन जिम में आता है तो ये तीनों भी उसके पीछे जिम आ जाते हैं। ब्रस्टन कैरिविन से कहता है तुम्हारे पास जो बेल्ट है वो हमें चाहिए। ये सुनकर जिम के ऑनर को तो गुस्सा आ जाता है और उन्हें बाहर निकालने को कहता है लेकिन कैरिविन उसे मना कर देता है। तो ब्रस्टन उससे कहता है तुम्हारे बेल्ट में जो क्रिस्टल है वो हमारी है, हमारे पार्टी के एक मेंबर ने इसे खो दिया था इसलिए अब तुम इसे हमारे हवाले कर दो। इसके बदले में हम तुम्हें इससे ज़्यादा कीमती क्रिस्टल दे देंगे और बेल्ट भी तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो कैरेविन कहता है ये क्रिस्टल और ये बेल्ट हमारी कंट्री हिराक्टोपिया का प्राउड है, मैं चाह के भी इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अगर तुम्हें वाकई ये बेल्ट चाहिए तो तुम्हें फीस्ट किंग टूर्नामेंट को जीतना होगा। तो ब्रस्टन कहता है हाँ तुमने सही कहा और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब ब्रस्टन कहता है अगर हमें वो क्रिस्टल बॉल चाहिए तो हमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा। सबसे पहले हमें इस कंट्री के ईस्ट और वेस्ट होने वाले क्वालिफायर राउंड को क्लियर करना होगा और फिर पास होने के बाद एक लीग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो ब्रस्टन एरिक से कहता है मैं ईस्ट पार्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ और तुम वेस्ट पार्ट में करो। और अब ब्रस्टन गोल्ड को अपना गाइड बना लेता है और उसके साथ ईस्ट पार्ट में जाने की पूरी तैयारी कर लेता है। अब वेस्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक का एक फाइटर होना ज़रूरी होता है, इसीलिए रिक को एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें वो एक न्यू फाइटर से लड़ेगा। और ये न्यू फाइटर लड़की कोई और नहीं एंजेलिका ही थी और एंजेलिका रिक को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। ये दोनों आमने सामने आते हैं और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एंजेलिका जैसे एरिक पर अटैक करने लगती है तो वो फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। उसे लगता है गलती से शायद उसका पैर फिसल गया। वो अगेन अटैक करती है लेकिन वो फिर से गिर जाती है। तो एरिक एंजेलिका को बताता है कि कुछ महीने पहले ही मैंने एक नई मूव सीखी है जिससे मैं अपने ओपोनेंट को नीचे गिरा सकता हूँ। लेकिन एंजेलिका कहती है मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती, तो वो एरिक से थोड़ा दूर हो जाती है। लेकिन एरिक फिर से बार बार एंजेलिका के साथ ऐसा ही करता है जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो हार मान जाती है और एरिक ये मैच जीत जाता है और अब वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। और अब एंजेलिका रोते हुए एरिक के पास आती है और उसे कहती है आखिर तुम मुझे कितनी बार और बेइज्जत करोगे। तो एरिक उसे चुप करवाने के लिए उसे डिनर के लिए लेके जाता है। अब ये लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जो कि मिलिसिया के पेरेंट्स का था और मिलिसिया भी यहाँ काम करती थी। एंजेलिका एरिक से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं फीस्ट किंग टूर्नामेंट जीतने आया हूँ।
ये सुन के एंजेलिका शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो भी 4 महीने से यहाँ थी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। तो एंजेलिका कहती है इस साल तुम्हारे लिए टूर्नामेंट में हिस्सा लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें 40 मैचेस जीतने होंगे जिसके लिए 4 से 6 महीने लग सकते हैं। तो एरिक एंजेलिका से कहता है अगर मैं एक दिन में 10 मैचेस जीतूं फिर तो ये पॉसिबल होगा ना। रिनेट कहती है हाँ ये कर सकता है। अब नेक्स्ट डे एरिक अपने पहले मैच के लिए पार्टिसिपेट करने जाता है और इसके ओपोनेंट का नाम ग्रिट एल्बर्ट था। एरिक और एल्बर्ट मैच के लिए आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कमज़ोर समझ रहे होते हैं और एल्बर्ट ने अपने जूते में एक इम्पैक्ट स्टोन छुपा के रखा था। तो एल्बर्ट अपना कोट एरिक की तरफ फेंकता है और फिर इम्पैक्ट स्टोन से उसे एक पंच मारता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन एरिक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एल्बर्ट का पंच जैसे एरिक की स्ट्रॉन्ग बॉडी से टकराया तो उसका हाथ ही टूट गया और अब एरिक फुल स्पीड में अपना पंच एल्बर्ट के बिल्कुल पास से गुजारता है। लेकिन एरिक के पंच की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसकी हवा से ही एल्बर्ट की हालत ख़राब हो जाती है और एरिक ये मैच भी आसानी से जीत जाता है। अब एंजेलिका अपना क्वालिफायर राउंड जीत जाती है तो एरिक से कहती है मैंने 40 मैचेस को जीत लिया है और अगर मैं ऐसे ही जीतती रही तो मैं लीग को भी जीत जाऊंगी। एंजेलिका एरिक से कहती है क्या तुम अभी भी सोच रहे हो 4 दिन में 40 मैच जीतने का? इस कंट्री में क्वालिफायर्स के वेन्यूज़ बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो एरिक कहता है तो क्या हुआ, मैं भाग के हर जगह इजीली पहुंच सकता हूं। और फिर वो तेज़ी से भागकर अपने फर्स्ट मैच की तरफ जाता है और उसकी स्पीड देखकर एंजेलिका बहुत शॉक्ड हो जाती है। रिनेट एंजेलिका को गोद में उठाकर छलांगे लगाते हुए एरिक का मैच दिखाने ले जाती है और एंजेलिका का डर के मारे बुरा हाल था और यहाँ एरिक ये मैच जीतकर नेक्स्ट मैच के लिए भागते हुए वहाँ से चला जाता है और रिनेट फिर से एंजेलिका को उड़ाकर ले जाती है और इधर एरिक एक एक कर सारे मैच जीत जाता है। और अब यहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर एंजेलिका कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा एरिक ने 4 दिन में 40 मैच जीत लिए और लीग के लिए भी क्वालिफाई हो गया। इसके होते हुए मेरा जीतना तो पॉसिबल नहीं है। और अब यहाँ एरिक के पास एक आदमी आता है, वो कहता है मेरा नाम स्नैप रेजरेक्ट है और मैं वेस्टर्न लीग का मैनेजर हूँ और तुम वही हो ना जिसने बहुत जल्दी वेस्टर्न लीग को क्वालिफाई कर लिया। अब स्नैप का बॉडीगार्ड आके उसे कहता है कि मास्टर यहाँ हमें एंजेलिका नहीं मिली। तो रिक कहता है क्या तुम एंजेलिका को जानते हो? तो स्नैप कहता है हाँ हमारा बहुत क्लोज रिलेशन है, अगर तुम्हें एंजेलिका मिले तो उसे बता देना कि ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और अपना ध्यान रखे। रेस्टोरेंट के अंदर मेलिसिया एरिक से कहती है स्नैप जितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो लेकिन उसका अंडरग्राउंड वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन है। अब तो वो टूर्नामेंट का मेजर स्पॉन्सर भी बन गया है। और दूसरी तरफ जिम का ओनर कैरेविन से कहता है कि उस ऑर्क ने 2 ही दिन में क्वालिफायर राउंड को क्लियर कर लिया है। तो कैरेविन कहता है हाँ उस बूढ़े आदमी ने भी 4 ही दिन में क्वालिफायर राउंड क्लियर कर लिया है। जिम का ऑनर कहता है तुम्हारे चेहरे पे पहली दफा एक्साइटमेंट नजर आ रही है क्योंकि तुम्हारे ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग हैं। हम रेस्टोरेंट में एरिक एंजेलिका से कहता है कि एक स्नैप नाम का आदमी तुम्हें ढूंढ रहा था। तो एंजेलिका कहती है मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। और अब नेक्स्ट डे लीग टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट मैच एंजेलिका का था और एंजेलिका एक ही किक से अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देती है और फिर एरिक भी अपना मैच बहुत आसानी से जीत जाता है और फिर रिक और एंजेलिका एक एक करके अपने मैचेस जीतने लगते हैं। अब 4 ही मैचेस पड़े थे तो एंजेलिका कहती है अगर मुझे इस टूर्नामेंट में अपनी एंट्री कंफर्म करनी है तो मैं एक भी मैच हार नहीं सकती। और अब एंजेलिका का मैच काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से था। एंजेलिका उस पर अपना मैजिक अटैक करती है लेकिन उस ओपोनेंट पर कोई असर नहीं होता उसका और फिर वो ओपोनेंट उस पर काउंटर अटैक करता है जिससे एंजेलिका दूर जाकर गिरती है और ये मैच हार जाती है और फिर डॉक्टर एंजेलिका को हील कर देती है। और अब एंजेलिका एरिक से कहती है जिस स्नैप से तुम मिले थे वो मेरा फियांसे है। जब डेरिमोइड फैमिली प्रॉब्लम में थी तो उसने हमारी हेल्प की थी। हमारे पेरेंट्स की 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी और फिर हमारे ग्रैंडफादर ने इस स्नैप के साथ ये डील कर ली थी कि अगर मैं उससे शादी करूंगी तो वो डेरिमोइड फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर देगा। और अब मैं स्नैप पर इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ ताकि मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर सकूँ। और तभी इन्हें एक रेस्टोरेंट से लड़ने की आवाज़ आती है और यहाँ एंजेलिका का स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट एक आदमी से फाइट कर रहा होता है। वो उसे एक पंच मारता है लेकिन उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो इसे उठाकर ज़मीन में मार देता है और वो कहता है तुम जैसे लोग मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। एंजेलिका उसे फाइटिंग से रोकती है तो वो एंजेलिका को पंच मारने लगता है लेकिन एरिक उसके सामने आ जाता है और तभी वहाँ पर स्नैप आ जाता है और वो कहता है गीत टूर्नामेंट तक वेट करो और गीत वहाँ से चला जाता है। और स्नैप कहता है ये मेरा छोटा भाई है और ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, इसे रोकना आसान नहीं होता। और फिर स्नैप वहाँ से चला जाता है।
एरिक एंजेलिका से पूछता है, आखिर स्नैप के स्पॉन्सर बनने से तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या ताल्लुक है? तो एंजेलिका कहती है उसने एंगेजमेंट के लिए काफ़ी पैसे लगाए हैं, इसलिए वो टूर्नामेंट जीतकर और पैसे कमाना चाहता है। वो स्पॉन्सर का सल्यूट यूज़ करके मैच फिक्सिंग करना चाहता है। इसीलिए मैंने प्लान किया है कि मैं उसके फाइटर को हरा दूंगी और उससे एंगेजमेंट के लिए मना करना होगा। लेकिन मुझे अभी पता चला है कि उसका फाइटर गीत है और उसे हराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एरिक कहता है, डोंट वरी, उससे फाइट के लिए मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। अब एरिक एंजेलिका को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है और एरिक एंजेलिका के हाथ और पाँव में बड़ी बड़ी बॉल्स बांध देता है। एरिक कहता है, अब हम 30 किलोमीटर तक भागेंगे और तुम अपना स्ट्रेंथिंग मैजिक यूज़ करना ना भूलना, नहीं तो तुम मर जाओगी। और अब एरिक एंजेलिका को लेकर भागने लगता है और उससे कहता है, जब कोई तुम्हें तेज़ी से लेकर भागेगा तो तुम्हारी बॉडी को भी फास्ट मूवमेंट की आदत हो जाएगी। और अब भागने के बाद एंजेलिका की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और एरिक कहता है, 1 घंटे के बाद हम दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और अब 5 दिन बाद एंजेलिका ट्रेनिंग से दूर भागने के लिए एक कैफ़े में आके बैठ जाती हैं। लेकिन तब भी एरिक वहाँ आ जाता है और उसे कहता है, मैं तो तुम्हें पूरी सिटी में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ बैठी हो। एरिक कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों भाग रही हो, मैं भी ट्रेनिंग के दौरान 10,000 टाइम मर चुका हूँ। तो एंजेलिका कहती है, तुमने फिर भी 2 साल ट्रेनिंग की? एरिक कहता है, हाँ, मैंने कई दफ़ा भागने की कोशिश की, लेकिन छोड़ के जाने के बाद वाले रिग्रेट से ये सफरिंग ज़्यादा बेहतर थी। एंजेलिका कहती है, मुझे नोबल ट्रेडिशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने फाइटर बनने का सोचा। मेरा ड्रीम है कि मैं फर्स्ट क्लास नोबल नाइट बनूंगी। और वो लोग फिर से ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं और अब एंजेलिका की आगे की ट्रेनिंग की इंचार्ज रियनेट होती है। और अब ब्लॉक सी का लास्ट मैच सिल्वा और एंजेलिका के दरमियान होता है और ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका की हालत बहुत ही ख़राब थी और यहाँ एंजेलिका अपने ओपोनेंट को एक ही किक से हरा देती है। और अब यहाँ रेस्टोरेंट में एरिक एंजेलिका से कहता है, तुम जीत गई हो और टूर्नामेंट में भी पहुंच गई हो, डेट्स इनफ। और तभी वहाँ मिजेट और एलिसफ्रेट भी आ जाते हैं और फिर ब्रेस्टन भी वहाँ पर आ जाता है और एंजेलिका ब्रेस्टन को बताती है कि रिक और रियनेट उसे ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ब्रेस्टन कहता है, डोंट वरी, तुम्हें इस ट्रेनिंग से बहुत फ़ायदा होगा। और अब नेक्स्ट डे 113 फीस्ट टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। एंजेलिका एरिक से कहती है, क्या तुमने नोटिस किया कि इन टूर्नामेंट को ऐसा सेट किया गया है जिससे गीस को ब्रेस्टन और कैरेविन से आखिर तक ना लड़ना पड़े? तो एंजेलिका कहती है, मैं गीस को सेकेंड राउंड में हरा कर इसका फिक्सिंग प्लान कैंसिल कर दूंगी। और अब कैरेविन एरिक और ब्रेस्टन से कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए? तो ब्रेस्टन कहता है, हाँ, हम अपना बैट लेके ज़रूर जाएंगे। और अब फर्स्ट मैच हरमन और गीस के दरमियान होता है। हरमन गीस को पंच मारता है, लेकिन गीस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गीस उस पर अटैक करता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और नॉकआउट हो जाता है। और फिर एंजेलिका, गीस और ब्रेस्टन अपने अपने मैचेस जीत जाते हैं। और अब फर्स्ट राउंड का लास्ट मैच एडी और कैरेविन के दरमियान होता है। एडी कैरेविन पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे ध्यान में लगा के उसे एक पंच मारता है और गिरा देता है। और ये देख के एरिक कहता है, इसके रिफ्लेक्सेस तो कमाल के हैं। तो ब्रेस्टन कहता है, इसका सेंस और स्मेल ट्रेनिंग से काफ़ी अच्छा हो गया है और ये अपनी स्मेल से ही अपने ओपोनेंट के अटैक को पहचान सकता है। ये सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर है। अब एडी कैरेविन को एक पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो रिनेट कहती है, उसने अपने आप को खुद हिट होने दिया है। कैरेविन खड़ा हो जाता है और जैसे ही एडी कैरेविन के पास आता है तो कैरेविन उसे एक ही पंच से हरा देता है। और अब नेक्स्ट डे सेकेंड राउंड स्टार्ट होने लगता है। तो स्नैप रिक के पास आके बैठ जाता है। तो रिक कहता है, तुम वीआईपी रूम में जाके क्यों नहीं बैठते? तो स्नैप कहता है, ये लड़ाई मेरे फियांसे और मेरे ब्रदर के दरमियान है, तो इसे मैं पास से देखूंगा। और अब एंजेलिका गीस से कहती है, मैं तुम्हारी ओपोनेंट हूँ और मैं तुम्हें जल्द ही अपने हार्डवर्क का नतीजा दिखाऊंगी। तो गीस कहता है, तुमने तो हमें बेकार में ट्रेनिंग की है, आखिर में तो तुमने हारना ही है, क्योंकि मैं तो अपने फादर का पैसा उड़ाता ही रहता हूँ। तो एंजेलिका कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बिना ट्रेनिंग के फाइट कर ही नहीं सकते। तो गीस कहता है, मैं तो एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट हूँ, मैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी ही जिया हूँ। और अब एंजेलिका और गीस का मैच स्टार्ट हो जाता है। एंजेलिका फुल स्पीड से उस पर अटैक करती है, लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब एंजेलिका अपने ऊपर से स्ट्रेंथिंग मैजिक को हटाती है और अपना माना रिफ्लेक्सिंग इन्वर्यर को एक्टिवेट करती है और गीस के ऊपर अटैक करने लगती है। तो गीस कहता है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम जैसे छोटे मोटे कीड़ों को हार मान लेनी चाहिए। लेकिन एंजेलिका जैसे ही उस पर अटैक करती है तो उसकी बॉडी पर एक कट लगा देती है और एंजेलिका कहती है, ओह, तो तुम कीड़ा किसे बोल रहे थे? एंजेलिका की मूव देख के स्नैप कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो एरिक कहता है, एंजेलिका को अंडर एस्टिमेट मत करो। और रिनेट कहती है, हमने इसे बॉडी कंट्रोल की स्पेशल टेक्निक थ्रेड स्लैश सिखाई है
और अब एंजेलिका बार बार सेम मूव यूज कर कर उस पर अटैक कर रही थी और उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। लेकिन अब गीस उसे जोर से पंच मारता है तो वो दीवार में जाके लगती है। तो एंजेलिका कहती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तो वो फिर से गीस पर अटैक करती है लेकिन वो इजीली उसे डॉज कर लेता है और अगेन एंजेलिका को उठा के दीवार में मारता है। और अब स्नैप एरिक को बताता है कि गीस 8 साल का था जब हमारी फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया था और इसने कभी भी कोई हार्ड ट्रेनिंग नहीं की। ये सब इसकी खुद की इनर पावर है। और स्नैप एरिक से कहता है मैं जानता हूँ एंजेलिका को यकीन है कि मैंने मैच फिक्सिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब गीस एंजेलिका पर बहुत सारे अटैक्स करता है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और गीस उसे फिर से उठाकर दीवार में फेंक देता है। तो एरिक गुस्से से कहता है फाइट ख़त्म करो, मैच तो डन हो ही चुका है। लेकिन गीस फिर से एंजेलिका पर अटैक करने लगता है। तो एरिक अपना शूज़ उतार कर इसकी तरफ फेंकता है जिससे उसका अटैक डॉज हो जाता है और एंजेलिका नीचे गिर जाती है और गीस ये मैच जीत जाता है। अब गीस एरिक को लाके उसका जूता देता है और उसे कहता है अच्छा तो तुम थे जिसने मेरे अटैक को रोका। एरिक गुस्से से कहता है तुम्हें एग्जाम में देख लूंगा। अब एरिक अपना नेक्स्ट मैच जीत जाता है और डॉटर एरिक से कहती है कि एंजेलिका को हील करने में टाइम लगेगा। और फिर ब्रेस्टन भी अपना सेकेंड मैच जीत जाता है और कैरेविन भी। और अब ये चारों फाइनल में पहुंच चुके थे। अब एरिक एंजेलिका से मिलता है और वो ठीक हो चुकी थी। लेकिन एंजेलिका एरिक से कहती है सॉरी, तुमने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कोई आउटपुट नहीं दे सकी। वो रोने लगती है और कहती है मुझे अपने ड्रीम्स को छोड़ ही देना चाहिए। तो एरिक उससे कहता है ऐसा नहीं है, तुम अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकती हो। अब सेमीफाइनल का मैच रिक और गीस के दरमियान था। गीस कहता है देख लेते हैं तुम्हारे हार्डवर्क को। एरिक तभी उसे एक जोर का पंच मारता है। गीस उस पर अटैक करता है लेकिन एरिक उसे इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर एंजेलिका बहुत हैरान थी कि एरिक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो रेनेट कहती है इसने कोई स्ट्रेंथ यूज नहीं की, इसने सिर्फ बॉडी कंट्रोल टेक्निक यूज की है। अब गीस अपनी मैजिक पावर यूज करता है और एक बहुत मुश्किल से इस अटैक को डॉज कर पाता है। एरिक उस पर अटैक करता है लेकिन इससे गीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिस्टन एंजेलिका से कहता है अभी सिर्फ ये ज़रूरी है कि तुम इस मैच को कैसे देखती हो। और अब एरिक बॉडी कंट्रोल की फ्लोविंग ट्रिक्स स्किल यूज़ करता है जिससे वो कोई भी डैमेज हील कर सकता है। और एरिक गीस से कहता है अब मैं अपनी सारी स्किल्स एंजेलिका से मैच करके यूज़ करूंगा। तो ब्रिस्टन एंजेलिका से कहता है रिक के लिए आज का मैच जीतने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल स्किल्स के बारे में बताना। फाइट ऐसे होगी जैसे एंजेलिका और गीस के दरमियान है। अब गीस अपनी मैजिकल पावर से अपनी बॉडी को आयरन का बनाकर एरिक पर अटैक करता है लेकिन एरिक एक पंच से उसकी शील्ड को तोड़ देता है। एरिक गीस से कहता है तुम अपनी पावर के बारे में सोचो, तुम इस टाइम थक चुके हो इसीलिए तुम्हारी मूव्स काम नहीं कर रही। लेकिन गीस फिर से उसे एक पंच मारता है और एरिक उसके पंच को आसानी से रोक लेता है। तो एरिक कहता है तुमने कोई ट्रेनिंग नहीं की इसीलिए तुम्हें नहीं पता, मैं जानता हूँ पावरफुल होना किसे कहते हैं। और गीस अब गुस्से में आकर अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और एरिक को उड़ा के दूर फेंकता है। एरिक फिर से आकर उसे एक पंच करता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिक कहता है अब मैं समझ गया, एंजेलिका तुम जैसे से आसानी से जीत सकती थी, बस उसे खुद को प्रिपेयर करना था और वो अभी भी ये कर सकती है। और अब एरिक उसे जोर से एक पंच मारता है और अब स्पीड में उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। ये देखकर एंजेलिका खड़ी होती है और कहती है हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है और मैं ये आसानी से कर सकती हूँ। और एरिक कहता है ये मैटर नहीं करता आपके पास कितनी स्किल्स हैं या नहीं, जस्ट मैटर योर हार्ड वर्क। और इस सब के बाद एंजेलिका फुल मोटिवेट हो जाती है और कहती है यस आई कैन डू इट। एरिक गीस को एक पंच मार के गिरा देता है। गीस जमीन पर एक पंच मारता है लेकिन एरिक एंजेलिका को इमेजिन करके थ्रेड स्लैश स्किल यूज करता है और गीस को एक बहुत बड़ा कट लगाकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर एंजेलिका बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ एरिक ने ये मैच जीत लिया था। अब एरिक तो ये मैच जीत चुका था तो स्नैप एंजेलिका से कहता है बदकिस्मती से अब तुम मेरी वाइफ नहीं बन सकती। और एंजेलिका खुशी से कहती है हाँ बिल्कुल, इंगेजमेंट कैंसिल। और अब सेकंड सेमीफाइनल ब्रेस्टन और कैरेविन के दरमियान था। मैच स्टार्ट होता है तो कैरेविन ब्रेस्टन पर अपने पंचेस से अटैक करता है लेकिन ब्रेस्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। तो कैरेविन कहता है ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे यही तो चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर गीस आ जाता है और वह गुस्से में ऑडियंस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और फिर कैरेविन गीस को एक ही पंच से दीवार में मार देता है। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से ये मैच पोस्टपोन्ड हो जाता है
अब एरिक क्लैरिस्ट्रियल जॉगिंग के लिए जाता है तो उसे वहाँ कैरेविन भी मिलता है जो कि वहाँ ट्रेनिंग के लिए आया था। तो एरिक कैरेविन से कहता है कि तुम्हें अब ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, मैच तो कल ही है ना। तो कैरेविन कहता है तुम जितने स्ट्रॉन्ग हो तुम मेरी बात को ज़रूर समझोगे। तो वो बताता है कि मैं अपने मैचेस बहुत जल्दी और आसानी से जीत जाता था जिससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। इसीलिए मैं अपने ओपोनेंट को मौका देता हूँ कि वो मेरे पर अटैक करे, मैच को थोड़ा टफ बनाए ताकि ऑडियंस को लगे कि ये मैच बहुत मुश्किल से जीता गया है। मैं ऑडियंस को धोखे में रखता हूँ ताकि वो बोर ना हो और बस मैं ज़्यादा ट्रेनिंग करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। और एरिक उससे कहता है कल तो फिर तुम्हारे साथ कुछ डिफरेंट ही होने वाला है। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और अब नेक्स्ट डे मैच दोबारा से स्टार्ट होता है। कैरेविन फिर से पंचेस अटैक करता है लेकिन ब्रस्टन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो इजीली डॉज कर रहा था हर अटैक। तो ब्रस्टन उससे कहता है मुझे रियलाइज़ हो गया है कि तुम सिर्फ क्राउड इंटरटेनमेंट के लिए अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं कर रहे। अगर तुम फुल कैपेसिटी से नहीं लड़ रहे तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी सिर्फ 2 फिंगर से यूज़ करूँगा और अपनी इस जगह से हिलूँगा भी नहीं। अब कैरेविन फिर से अटैक करता है लेकिन ब्रस्टन सिर्फ अपनी 2 फिंगर से ही अटैक डॉज कर रहा होता है और फिर उसे 2 फिंगर से उठा के नीचे फेंकता है। कैरेविन सोचता है नहीं, मैं अपनी फुल पावर नहीं यूज़ करूँगा, नहीं तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि मैंने अब तक उन्हें धोखा दिया। तो जिम का ऑनर कैरेविन से कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो इस वक्त, क्या तुम भूल गए हो कि मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें चैंपियन देखना है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन। तो कैरेविन कहता है ठीक है, अब मैं अपनी फुल पावर यूज़ करूँगा। कैरेविन ब्रस्टन पर अटैक कर देता है लेकिन ब्रस्टन अपने एक ही हाथ से उसके हर अटैक को डॉज कर देता है। ब्रस्टन कैरेविन को उठा के दीवार में मारता है लेकिन वो अपनी बॉडी को आयरन का बना के बच जाता है। कैरेविन की पावर देख के सब लोग बहुत हैरान थे तो वो सोचता है अगर सबको पता चले गया है तो क्यों ना अपनी फुल पावर का यूज़ किया जाए। तो वो नेचर 5 का फ्लेम मैजिक यूज़ करता है और ब्रस्टन पर अटैक करता है लेकिन ब्रस्टन ज़मीन से पत्थर निकाल कर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। और अब कैरेविन लेवल 7 नेचर मैजिक फॉरेस्ट रूट यूज़ करता है और ब्रस्टन को रूट्स से बांध देता है। और फिर लेवल 8 नेचर कंपोज्ड मैजिक यूज़ करता है जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन ब्रस्टन खुद को रूट से निकालता है और फिर एक ही पंच से इस मैजिक को तोड़ देता है। तो ब्रस्टन कहता है बहुत अच्छी कोशिश थी, तो अब रियल फाइट होगी। ब्रस्टन कैरेविन की तरफ बढ़ता है और कैरेविन ब्रस्टन के पंच के हवा से ही दूर जाके गिरता है। और अब कैरेविन बहुत सारे मैजिक अटैक्स यूज़ करके इस पर अटैक करता है लेकिन ब्रस्टन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो इसकी तरफ बढ़ता रहता है। और फिर वो कैरेविन को एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन कैरेविन सोचता है कि वो गिव अप नहीं कर सकता, उसे लड़ना है। वो खड़ा होता है और कहता है आई कैन फाइट। तो तभी वो ब्रस्टन पर फिर से पंचेस अटैक स्टार्ट कर देता है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कैरेविन थक के नीचे गिर जाता है। और फिर पूरा क्राउड कैरेविन को चीयर अप करने लग जाता है। तो कैरेविन अपनी फुल मैजिक पावर्स यूज़ करके फुल पावर से ब्रस्टन पर अटैक करता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कैरेविन की पूरी पावर लग जाती है लेकिन ब्रस्टन को फिर भी कुछ नहीं होता क्योंकि भाई ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्रस्टन कैरेविन से कहता है क्या ये तुम्हारा लास्ट अटैक था? तो कैरेविन उसके पैरों की तरफ देखता है कि उसने उसे थोड़ा हिला दिया था तो वो कहता है हाँ, ये मेरा लास्ट अटैक था, मुझे बहुत मज़ा आया तुमसे लड़के। तो ब्रस्टन फाइट को एंड करने के लिए उसे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो जिम का ऑनर कहता है तुम स्ट्रॉन्गेस्ट ना सही लेकिन तुम एक बेस्ट फाइटर साबित हुए हो। और अब ब्रस्टन ये मैच जीत चुका था। तो एरिक और एंजेलिका ब्रस्टन से कहते हैं कि आपने तो कमाल ही कर डाला। तो ब्रस्टन कहता है हाँ, लेकिन कैरेविन की भी लास्ट मूव बहुत अच्छी थी। तो एरिक कहता है मास्टर अब तो आप ही जीतेंगे तो फिर मुझे मैच लेफ्ट कर देना चाहिए। तो ब्रस्टन कहता है नहीं, हम ज़रूर लड़ेंगे। और ये सुनते ही एरिक तो फुल स्ट्रेस में आ जाता है। और अब इस तरफ कैरेविन अपने जिम के ओनर से कहता है कि अब तक मैंने सबको धोखा दिया और अब तो मैं हार भी गया हूँ, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ओनर कहता है तो क्या हुआ, ये सब तुमने हमारे लिए ही किया है ना, तुम हार भी गए हो तो खैर है, अगली बार ज़्यादा मेहनत कर लेना। और तब भी वहाँ पर ब्रस्टन कैरेविन का हाल पूछने आ जाता है और कैरेविन से कहता है कि मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। तो कैरेविन कहता है नहीं, मैं बहुत टाइम बाद दर्द सह रहा हूँ, मुझे सहने दो। और वैसे भी अब तुम दोनों का फाइनल मैच देखने में बहुत मज़ा आएगा। अब स्नैप रिक से मिलने आता है लेकिन रिक ने तो अपने आप को एक कमरे में बंद किया होता है। स्नैप एरिक से कहता है कि कैरेविन तो पहले ही हार चुका है और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं तुम्हारा और ब्रस्टन का मैच देखने के लिए। तो एरिक डर के मारे कहता है इस टूर्नामेंट से ज़्यादा मेरी जान ज़रूरी है। तो एंजेलिका कहती है स्नेप सही कह रहा है, अगर तुम मर भी जाओगे तो ब्रस्टन तुम्हें दोबारा जिंदा कर देगा, तो फिर तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है?
तो एरिक कहता है तुम कभी नहीं मरी इसीलिए तुम्हें नहीं समझ आ रहा। तो एंजेलिका कहती है तुमने 2 साल की ट्रेनिंग की है और उसके सामने तो ये बहुत कम है। तो एरिक कहता है ट्रेनिंग और फाइटिंग 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेजेड कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो ब्रस्टन ने तुम्हारे लिए पहले ही 2 साल का प्लान बना रखा था। तो एरिक कहता है हाँ वो तो इसलिए था ना कि काइजर एल्सरफील्ड को मार सकूं। तो मेजेड कहता है हाँ लेकिन इसकी एक और वजह भी थी, वो चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो उनसे फाइट करे, उनके मुकाबले का हो, और उन्हें लगता है कि कल के मैच में उनका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। और एलिस्ट्रेट एरिक से कहती है कि ब्रस्टन तुम्हारे साथ फाइटिंग के लिए सच में एक्साइटेड है। और अब एंजेलिका कहती है एरिक तो बहुत ही बेकार है। तो मेजेड कहता है नहीं इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है, बॉस की ट्रेनिंग वाकई बहुत हार्ड थी। तो एंजेलिका कहती है रिक एक एडवेंचरर है, इसके पास कोई स्किल नहीं है, ये इसके लिए मुश्किल होगा। तो मेजेड कहता है नहीं उसके पास इनहेरिट स्किल है, उस स्किल की एक्टिवेशन पावर थोड़ी अजीब सी है, वो एक ऐसी पावर है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और बॉडी पर भी इसका काफ़ी बुरा असर होता है, इसीलिए ब्रस्टन ने उसे ये स्किल यूज़ करने से मना किया है। अब एरिक रेनेट से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं लूज़र हूँ? तो वो कहती है नहीं, तुम जो मर्जी फैसला लो, मैं बस इतना कहूँगी कि मिस्टर ब्रस्टन को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम ये कर सकते हो। और अब नेक्स्ट डे मैच स्टार्ट होने लगता है तो कमेंटेटर कहती है इस मैच के विनर को 300 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे और बोनसेस भी मिलेंगे। फर्स्ट बोनस ये क्रिस्टल्स हैं और सेकंड 1 साल के लिए गोल्डन स्लाइम बैग्स और थर्ड 2 लोगों के लिए हॉट स्प्रिंग की ट्रिप। और अब रियनेट रिक के पास जाती है और उसके कान में उसे हौसला देने के लिए कुछ कहती है जिससे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब मैच स्टार्ट हो जाता है और रिक फुल स्पीड में ब्रस्टन पर अटैक कर देता है और उसे एक कट लगा देता है। और अब अगेन रिक ब्रस्टन पर अटैक करता है और उसे बहुत सारे पंचेस मारता है और फिर ब्रस्टन पर अपनी टांग से अटैक करता है जिससे उसके नीचे की ज़मीन टूट जाती है। तो ब्रस्टन एरिक को एक पंच मारता है लेकिन एरिक बच जाता है और फिर एरिक थ्रेड स्लाइस यूज़ करके ब्रस्टन को एक और कट लगा देता है। एंजेलिका रिनेट से कहती है कि ये काफ़ी जोश में लड़ रहा है, आखिर तुमने इसके कान में क्या कहा था? रिनेट कहती है मैंने तो बस ये कहा था कि अगर तुम जीत गए तो हम हॉट स्प्रिंग में साथ जाएंगे। और अब ब्रस्टन अपने पंच से एरिक पर अटैक करता है जिससे एरिक तो बच जाता है लेकिन वहाँ का सारा ग्राउंड हिल जाता है। और फिर ब्रस्टन एरिक पर बहुत सारे अटैक्स करता है लेकिन एरिक फुल स्पीड में उनसे बच जाता है। ब्रस्टन एरिक के फुल पास आके उसे एक पंच मारने लगते हैं लेकिन एरिक लेवल 1 नेचर मैजिक यूज़ करके इजीली उस पंच को डॉज कर लेता है। तो ब्रस्टन एरिक से कहता है तुम्हारा मैजिक कंट्रोल तो सच में कमाल का है, ट्रू चार्टलेस मैजिक तो मैं भी नहीं कर सकता। तो एरिक कहता है ये सब मास्टर मेजेड और एलिस की वजह से है। अब एरिक फुल स्पीड में भागने लगता है और ब्रस्टन जमीन को तोड़ देता है। तो एरिक ब्रस्टन पर पीछे से जाकर अटैक करता है लेकिन ब्रस्टन उस अटैक को डॉज करता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है लेकिन एरिक अपने मैजिक से उसे रोक लेता है और पीछे जाके फिर से अटैक करता है। ब्रस्टन फिर से एरिक पर अटैक करता है लेकिन एरिक अपने मैजिक से ऊपर उठ जाता है और अब एरिक अपनी पावर से ब्रस्टन पर अटैक करता है जिससे उसके आसपास की ज़मीन टूट जाती है। और अब ब्रस्टन एरिक से कहता है तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे यकीन था मेरा ट्रेनिंग प्लान अच्छा है लेकिन तुमने अपनी विल पावर से इसे पूरा किया। तो एरिक कहता है मुझे मेजेड ने सब बता दिया है कि आपने मुझे क्यों ट्रेन किया है, तो इसीलिए मैं आपके साथ वैसे ही लड़ना चाहता हूँ जैसा कि आप चाहते हैं। तो ब्रस्टन कहता है अब तुम हमारी टीम का परमानेंट मेंबर बन गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हमारी टीम ओरिक एल्केम फीस्ट कैसे बनी। तो ब्रस्टन उसे बताता है कि आज से 46 ईयर्स पहले जब मैं 5 साल का था तो मैंने नोटिस किया कि मैं बाकी सारे ऑर्क्स से डिफरेंट हूँ। मैंने बुक्स पढ़ के ह्यूमन कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जानना शुरू किया और फिर अपना नाम ब्रस्टन भी खुद ही रखा। ऑर्क्स अपने फाइटिंग ओपिनियन शेयर करते थे लेकिन मैं उन सबसे बहुत पावरफुल था तो मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने वहाँ के लोगों को आग जलाना और ह्यूमंस की कुछ और चीज़ें सिखाने की कोशिश की तो उन्होंने तो मुझे अपना गॉड ही मान लिया और मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया। और एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ सब तबाह हो गया और सब मर गए, लेकिन मुझे उनके खोने का कोई दुख नहीं था क्योंकि मैं तो पहले ही बहुत अकेला था। और एक दिन एक आदमी ने मुझ पर अटैक कर दिया लेकिन जब उसने देखा कि मैं बाकी ऑर्क से डिफरेंट हूँ तो उसे मेरे बारे में जानने में क्यूरियोसिटी हुई और फिर मैंने उसे अपने बारे में सब बताया। और फिर उस आदमी ने बताया कि वो यामाटो द हीरो का साथी है और उसका नाम रियनाइट है और उसका सपना था कि वो काइजर एल्सरफील्ड को मारे। तो रियनाइट ने ब्रस्टन से वादा किया था कि इस सपने को पूरा करते करते उसे बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग भी मिलेंगे। और फिर ब्रस्टन एक एडवेंचरर बन जाता है और फिर ये द ओरिक एल्केम फीस्ट बनाते हैं।
और फिर मुझे बहुत से लोग मिले जो कि मेरी तरह स्ट्रॉन्ग थे, सबके पास अलग अलग पावर्स थी, लेकिन मैं ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जिसके साथ मैं लड़ सकूं। मैंने एक ट्रेनिंग प्लान भी बनाया, लेकिन फिर मुझे तुम मिले जिसने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। और ब्रेस्टन कहता है मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, चलो फाइट कंटिन्यू करें। और एरिक सोचता है कि मास्टर ने मुझे 2 सालों में बहुत अच्छा ट्रेन किया, मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो क्या मैं ऐसे इनके हमलों से बचकर फाइट करूँगा। और फिर प्रॉपर फाइट के लिए एरिक और फिर ब्रेस्टन क्वार्टेड थम्स अप दिखाते हैं एक दूसरे को। अब वो दोनों एक दूसरे को ज़ोरदार पंच मारते हैं, जिससे वहाँ की ज़मीन भी टूट जाती है और वो दोनों इंजर्ड भी हो जाते हैं। और फिर वो दोनों फुल पावर से एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो एरिक सोचता है मास्टर की वजह से मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सका हूँ, तो मुझे इनका कर्ज उतारना होगा। और वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक्स करने लगते हैं, जिससे वहाँ एरिना का डिफेंस टूटने लगता है। तो मिजेट और एलिस्ट्रेट अपना मैजिक यूज़ करके सारी ऑडियंस को वहाँ से गायब कर देते हैं और फिर एरिना का डिफेंस भी टूट जाता है। अब एरिक और ब्रेस्टन की फाइट की वजह से एरिना का हाल बहुत ख़राब हो जाता है और फिर ब्रेस्टन एक ही पंच से एरिक को गिरा देता है, लेकिन एरिक फिर से हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और ये दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेस्टन एरिक को उठा के दीवार में मारता है, जिससे दीवार टूट जाती है और एरिक की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो एरिक सोचता है शायद मैंने काफ़ी लड़ लिया, अब मास्टर मुझसे खुश होंगे, लेकिन वो देखता है कि मास्टर ब्रेस्टन तो अभी भी एक्टिव ही थे। तो एरिक कहता है शायद मैं अभी सेम लेवल पे नहीं लड़ा हूँ और ये चीज़ मेरा कर्ज उतारने के लिए काफ़ी नहीं है। और तभी एरिक की इनहेरेंट स्किल एक्टिवेट हो जाती है और ये लोग कहते हैं रेकलेस सोल स्किल को देखने का टाइम आ गया। और एरिक की फुल माना एनर्जी रिलीज हो रही थी, सीम्स फुल पावरफुल। और ये तीनों कहते हैं हमें पता था ऐसा ज़रूर होगा, हमने बिना मास्टर ब्रेस्टन को बताए इसे ट्रेन किया है और अब ये अपनी स्किल को कंट्रोल कर सकता है। और अब स्टार्ट होती है रियल फाइट और ये दोनों फुल पावर से एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। तो ब्रेस्टन सोचता है मैं सेम लेवल की लड़ाई ही चाहता था हमेशा से, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मेरी फिक्र है। अब ये दोनों ही फाइट करते हुए थक चुके थे, तो कैरेविन कहता है अब लास्ट सिटी बताएगी कि कौन जीतता है। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जीता कौन। और यहाँ दोनों की हालत ख़राब थी। तो एरिक कहता है मास्टर आप सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं जीत सका, और वो नीचे गिर जाता है। तो ब्रेस्टन कहता है नहीं, तुमने मेरा ख्वाब पूरा किया, ये तुम्हारी जीत है, और वो भी नीचे गिर जाता है। और अब एरिक को 3 दिन बाद होश आता है और सब लोग उसे ठीक देख के बहुत खुश थे। तो एरिक कहता है ये बेल्ट मेरे पास क्या कर रहा है, चैंपियनशिप तो मास्टर जीते हैं ना। तो ब्रेस्टन कहता है नहीं रिक, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ये जीत तुम्हारी है, और तुम सब लोगों का भी थैंक यू कि तुम लोगों ने मेरे सपने को पूरा किया। और एरिक कहता है क्या मतलब। तो एंजेलिका कहती है तुम्हारी टीम ने तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी थी तुम्हारी इनहेरेंट स्किल के लिए, ताकि वो ब्रेस्टन को सरप्राइज कर सके। और अब ब्रेस्टन उस बेल्ट में से क्रिस्टल निकाल लेते हैं और फिर रेनेट सेम वैसा ही क्रिस्टल उसमें दोबारा डाल देती है। और स्नेप कैरविन से कहता है कि ब्रेस्टन ने अपनी फाइटिंग रजिस्ट्री को कैंसिल करके ये बेल्ट तुम्हारे हवाले कर दिया है और अब तुम ही चैंपियन हो। लेकिन कैरविन कहता है मैं खुद को चैंपियन नहीं मानता, और वो मना कर देता है। और अब एंजेलिका कहती है कि मैं ब्रेस्टन से ट्रेनिंग लेने ज़रूर आऊँगी। और अब ये लोग अपने कैसल वापस चले जाते हैं और इसी के साथ द ओसान न्यूबी एडवेंचर सीज़न 1 भी एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट।